आज का पहला ट्रेंडिंग स्टॉक जो है, कई सारे हैं लेकिन शुरुआत जरा आईटी के साथ इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि आईटी के स्टॉक्स में कल जो है नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। टीसीएस के रिजल्ट्स ने निराश किया है, तो आप दोनों की राय जानना चाहेंगे इस पर, क्योंकि काफ़ी लोग आईटी में पोजीशन बना करके बैठे हुए हैं। क्या आप लोगों का व्यू थोड़ा सा बदल रहा है इसके बाद आईटी को लेकर के, या फिर अभी भी वक्त है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करना चाहिए। रिजल्ट्स आपकी लोगों की स्क्रीन पर हैं। प्रॉफिट करीब 11 क्यू बेसिस पे करीब पौने 12% के आसपास घटा है। रेवेन्यू में हालांकि 5% की ग्रोथ रही है। जो उम्मीदें थी उससे ख़राब नतीजे रहे हैं। नतीजे बहुत उम्मीद से मतलब धमाकेदार रहेंगे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, पर जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ख़राब रहे हैं। क्या व्यू रहेगा आईटी को लेकर के, और पहले टीसीएस पे आपकी टिप्पणी अंशुल जी। सर देखिए, आईटी में मेरा व्यू बुलिश है। मैं यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग के ट्रेड्स नहीं देख रहा हूँ डिप्स पे, या जहां भी बुलिश एविडेंस मिलेगा आई वुड बी अ बायर। स्पेसिफिकली टीसीएस की बात करें, या सेम लगभग सेम चार्ट एचसीएल टेक का भी बना हुआ है। टीसीएस में 27 हफ्ते का कप एंडल पैटर्न है, एचसीएल टेक में 28 हफ्ते का कप एंडल पैटर्न है। दोनों स्टॉक अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पे पिछले 5-6 हफ्ते से अटके हुए हैं। वैसे ही टीसीएस में 3334 का जो टारगेट था वो अचीव करने के बाद से बहुत शैलो प्रॉफिट बुकिंग है। तो नेक्स्ट लेग में दो रेजिस्टेंस है, 3300 और 3334। इवेंचुअली जिस भी दिन इनको पार करेगा, रिजल्ट का जो रिएक्शन आना था आ चुका। अब वापस से ये अपना डोमिनेंट ट्रेंड जो कि बॉटम बन चुका है, ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, ये टेक ओवर करेगा तो 3334 पे एक बार अटक सकता है। 3334 के ऊपर फिर कोई भी रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा 3573 तक। तो अगर इन्वेस्टर हैं, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना है तो यहीं पे शुरू कर दीजिए, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अगर ब्रेकआउट प्लेयर हैं या ट्रेंडिंग प्लेयर है तो 3334 रुपए निकलने दीजिए, एकदम तुरंत उसके बाद लॉन्ग कीजिएगा, 3573 मिल जाएगा। लेकिन इन कंपैरिजन मेरे को एचसीएल टेक का चार्ट ज्यादा बेहतर लगता है, जहां पे हैंडल में फ्लैग का पैटर्न है। अगर 1695 निकलता है एचसीएल टेक, ब्लाइंड बाई रहेगा 1825 और फिर ऑल टाइम हाई 1938 के लिए। तो मेरी लिस्ट में टॉप पे इस समय, पहले इंफोसिस था, फिर टीसीएस था, इस समय एचसीएल टेक है जी। अच्छा, मैं चाह रहा था कि पहले चलिए ठीक है कि पहले जो है टीसीएस से बात हो जाए, फिर एचसीएल टेक के रिजल्ट को लेकर के आए। लेकिन चूंकि अंशुल जी ने टीसीएल पे एचसीएल टेक पे भी बात कर ली है, तो रिजल्ट ले आते हैं। उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे हैं एचसीएल टेक के, और जो है प्रॉफिट हालांकि क्यू बेसिस पे 4% घटा है, लेकिन रेवेन्यू में हम देख रहे हैं 6% की ग्रोथ रही है, और जो तमाम एक्सपेक्टेशन थी उसके मुकाबले बेहतर रिजल्ट्स कहे जा सकते हैं। ये एबिटा अगर हम देखें तो 14% के आसपास का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। और वहीं अगर हम देखें तो मार्जिन्स पे प्रेशर देखने को मिला था टीसीएस के, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। एबिटा मार्जिन की बात करें, एबिट मार्जिन की, तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा 1% के आसपास का ही सही, पर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अंबाला मैम, इन दोनों के साथ साथ आईटी को लेकर के आपका व्यू। आईटी पर देखिए विपुल जी, मतलब आपको तो मालूम ही है कि पिछले 3 महीने से आईटी वाला जो मूवमेंट हुआ, वी वर इन दैट। हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि आईटी में एक बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, और अक्टूबर से हमने ये कवरिंग स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग ऑफ द अक्टूबर एंड लास्ट पे। तो एक अच्छा खासा मूवमेंट ओवरऑल आईटी इंडेक्स की पहले बात करेंगे कि कैसा लग रहा है। अभी भी ये जस्ट एक पुल बैक मूवमेंट है। इन्वेस्टर्स हमेशा ऐसी चीज को बाय करने की कोशिश करने चाहिए जिसमें कि आपको वैल्यू बाइंग मिल सके, और साथ में आपको एक सिक्योरिटी सेंस भी मिले कि हाँ भैया, बिजनेस फ्यूचर में तुरंत जाकर के डूब नहीं जाएगा। सो व्हेन यू हैव दैट एसेंस, जब आपको वो चीज समझ में आ रही है, तो वहां पर आप अपने नए पैसे को इन्फ्यूज नए पैसे को डाल सकते हैं। तो सिमिलर व्यू आईटी में मुझे अच्छा लग रहा है बताते हुए कि 33,800-900 के आसपास जब ये था, तब हमने बोला था कि लगभग 38,500 तक जाएगा, एंड इट वेंट, ये हुआ, ये लगभग 39,500 के आसपास तक गया। तो अच्छा खासा मूवमेंट आया। नाउ दिस इज द फेज जहां पर अगले 1-2 महीने आईटी स्टॉक्स में एक एक्यूमुलेशन जोन मुझे दिखता है। सो स्टॉक्स, ये इंडेक्स लेवल की बात हो गई। अब स्टॉक स्पेसिफिक हमको पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। वी शुडंट बी पैनिक, प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगले कुछ हफ्ते, अगले कुछ महीने हमको एक एक्यूमुलेशन जोन दिखेगा आईटी स्टॉक्स में। अभी आप लाइन से बात करेंगे टीसीएस की, इंफोसिस की, विप्रो की, एलटीएमआई, परसिस्टेंट, सभी स्टॉक एक दायरे में 10-12% के दायरे में अगले महीने कुछ ट्रेड करते हुए दिखेंगे। सो इट्स अ स्मार्ट मूव अगर आप एक इन्वेस्टर हो और 6 महीने से लगभग साल भर का नजरिया लेकर के चल रहे हैं, तो आप इन स्टॉक्स में धीरे धीरे करके बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं।
नाउ स्पेसिफिकली अगर मैं अभी टीसीएस मुझे अभी टीसीएस के बारे में बताना है, राइट? तो टीसीएस अभी 3255 के आसपास है। मेरा व्यू जैसे अभी मैंने बोला है कि एक रेंज में ये फिलहाल काम करता रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल मनी एट वंस, हम यहाँ पर धीरे धीरे पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज अ लाइकली, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा लाइकली चांसेस बन रहे हैं कि 3100 के आसपास ये फिर से आ सकता है। सो वहां पर आपको तैयारी रखनी है कि आ जाए ड्यू टू एनी रीजन, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत पैसा और डाल लें। एंड कम से कम जो टारगेट यहाँ पर आपको मिलने के लिए तैयार हैं वो 3400 से लगभग 3650 के मिनिमम है। तो ये मिनिमम टारगेट है। अगर ये लेस देन 1 ईयर में भी हिट होते हैं, लेस देन 6 मंथ में भी हिट होते हैं, सो यू कैन या तो अपने प्रॉफिट को पूरा निकाल लीजिए या फिर ट्रेल कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट टीसीएस एंड ओवरऑल आईटी इंडेक्स। चलिए, ये बात जो है निकल करके आई है टीसीएस और बाकी आईटी इंडेक्स को लेकर के। अच्छा, मैं अंशु सर के पास जाऊँ, आप कुछ कॉल देने वाली थी मैम, सॉरी वो बीच में मेरी बात दिमाग से निकल गई। कौन सी कॉल है जी? देखिए, अभी जो चलने लायक स्टॉक लग रहा है बीएससी है। हालांकि बीएससी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2650 2700 पर भी दिया है एंड 2850 वाज माय वेरी फर्स्ट टारगेट जो मैं बोल रही थी कि आ जाएगा। आज इसमें 2850 का एक पहला टारगेट कुछ ही मुश्किल से 1 महीने के अंदर आया है। तो व्यू क्या चेंज हो गया पहले टारगेट के बाद? प्रॉफिट बुकिंग करना है या फ्रेश एंट्री बनानी है? तो ये इसीलिए मैंने हाईलाइट किया कि इसमें आप अभी और 3000 के टारगेट का और वेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि क्या इस 2850 के आसपास अभी बीएससी में एंट्री बना सकते हैं, जिसमें कि 3000 का एक पहला टारगेट है एंड लगभग 3200 के आसपास का सेकंड टारगेट और बनता है इसमें। नाउ इसमें स्टॉप लॉस आप जरूर, जो भी लोग पहले से आए हुए हैं उनके लिए भी स्टॉप लॉस अभी ऊपर आ गया है, और जो लोग 2850 के आसपास आज भी एससी को कंसीडर कर रहे हैं फ्रेश बाइंग के लिए, उनके लिए भी जो स्टॉप लॉस है वह 2600 का है। सो जो पहले हैं उनके लिए भी स्टॉप लॉस छोटा हो गया और जो नए आ रहे हैं उनके लिए भी स्टॉप लॉस अभी 2600 पर रहेगा। सो इट्स अ गुड शॉर्ट टर्म में अगर आप स्विंग ट्रेड ढूंढ रहे हो लेस देन 3 मंथ के काउंटर के हिसाब से कि आपको 3 महीने में अच्छा मूव मिल जाए, सेपर भी मिल जाए, तो बीएससी कुड बी 1। चलिए, तो बीएससी पे करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर, और यहाँ पर 3000 पहला टारगेट, दूसरा 3200 यस मैम? एग्जैक्टली। और ये लेस देन 3 मंथ का एक व्यू है, जल्दी हो जाएगा। अगर आप इससे ज्यादा चाह रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। दिस स्टॉक इज हमारा, मुझे याद है जो 1 ईयर के पोर्टफोलियो, मॉडल पोर्टफोलियो में स्टॉक रेकमेंड किया था, उसका भी ये पार्ट है। तो इसमें मूवमेंट तो और अच्छी होगी। वैसे 1 साल के अंदर 4000 चला जाए तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छी खासी मूवमेंट होगी इसमें। जी चलिए, तो ये स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर 2600 का, 3200 के टारगेट, और ये 2-3 महीने का नजरिया 2866। तो यहाँ पर चाल आनी शुरू हो गई है 2867, 0.25% की तेजी। बीएससी जैसा शेयर भी मतलब जो है 7-8 रुपये चल गया एकदम से, मतलब जो है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, नज़रिया आप बना करके चलिए। यहाँ पर जैसे ही कोई तेज मोमेंटम आता है या फिर यहाँ से गिरता है, हम दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे बीएससी के शेयर को। और अगर जो है इसके स्टॉप लॉस और टारगेट जो दिए जा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, उसमें वो कोई बदलाव करना चाहेंगे तो भी हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अभी के लिए जो लेवल बताए गए हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो लक्ष्य जिन्होंने दिए हैं उन्होंने ही स्टॉप लॉस को निर्धारित किया है। तो स्टॉप लॉस में अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं तभी आप ये धनराशि, ये ट्रेड लें, और अपने एक्सपर्ट एडवाइज़र की सलाह भी अवश्य लें यहाँ पर। तो 2600 का स्टॉप लॉस और 3200 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 2866 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। चलिए, इन सब के बीच में ज़रा हमारा जो अभी हम लोगों ने जो बातचीत की है ना, उसको लेकर के भी अपडेट है। वो सेगमेंट जो है आपसे थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। इस नाम से जो है आपको ये सेगमेंट मिल जाएगा। अगले मुझे लगता है कि 5-10 मिनट में हो सकता है आपके समक्ष उपलब्ध हो। धमाकेदार सब्सक्रिप्शन, कितना मिलेगा लिस्टिंग गेन और क्या रणनीति चाहिए स्ट्रेटजी, थंब में सब कुछ नहीं लिख सकते हैं। बाकी आप मतलब समझ जाइए कि जो भी संभावनाएं हो सकती है इस आईपीओ को लेकर के, कोशिश हमने की कि सारे सवाल अंशुल जी से और अंबाला जी से पूछे जाए, और उन्होंने भी बहुत उदाहरण के साथ यहाँ पर बातचीत की है। तो आपसे 5-10 मिनट में जैसे ये सेगमेंट अपलोड होगा, जाइए देखिए और अपनी टिप्पणियाँ हमें अवश्य दीजिए। टिप्पणियों को हम विशेष तरजीह देते हैं, पढ़ते रहते हैं आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए, बात हो गई बीएससी को लेकर के, आगे बढ़ते हैं और अगले ट्रेंडिंग स्टॉक्स का रुख करते हैं। और जो है यहाँ पर अब अगला शेयर जो हम समझना चाहेंगे अंशुल जी से। अंशुल सर, जरा देखिए आपका व्यू एथर को लेकर के क्या है?
एथर एनर्जी बीच बीच में चलता है, और ख़ासतौर से ओला को का जो प्रदर्शन खराब रहा उसका लाभ क्या एथर को मिल सकता है? एथर पे व्यू क्या ओला से अलग है? आपका क्या व्यू है सर एथर को लेकर के? अभी सर एथर में थोड़ा सा व्यू अलग था, लेकिन अब फिलहाल व्यू थोड़ा सा पुल बैक का है। इसमें दो ब्रेकआउट आए थे। पहला आया था 700 रुपए पे, जिसका 765 का टारगेट अचीव हुआ था। दूसरा ब्रेकआउट 724 के ऊपर बना था, जो फेल हुआ था। तो फेल्ड ब्रेकआउट की लॉन्ग लिक्विडेशन आनी थी 636 तक। कल वहां पे हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई है और आज अप मूव है। तो ये अप मूव 10, 20, 50 तीनों मूविंग एवरेज टेस्ट करने जाएगा। तो 672 से लेके 687 इस जोन तक आराम से पुल बैक कर लेगा। इस पुल बैक के बाद अगर हायर लो बना तो स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा और स्टॉक 790 की तरफ निकल जाएगा। तो एक जो फील्ड ब्रेकआउट का प्रेशर है ऑलमोस्ट कल रिलीज हो चुका है। अब यहां से नई अगर बाइंग दिखती है तो फिर 790 भी खुलेगा। फिलहाल 687 तक मान के चलिए कि 673 से 687 इस जोन में आ सकता है। ये बात जो है एथर को लेकर के निकल के आई है। मैम जब बात हो रही है एथर को लेकर के, तो इसके जो मतलब पड़ोसी मुल्क का मामला ओला वाला है, हालांकि हालात तो उसके बहुत जर्जर हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? 40 रुपये के आसपास 1.25% के आसपास की मजबूती आज देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? मेरा व्यू यहाँ पर 37, 39 के आसपास एडिशन और फ्रेश खरीदारी का है। सो जिनको भी जिगरा है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। और काउंटर क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रा ट्रेड्स में इंटरेस्ट होता है, जिसमें कि रिस्क थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन जो रिवॉर्ड जब आपको मिलता है तो वो बहुत अप्रिशिएटिंग रिवॉर्ड मिलता है। तो अगर आप उस चीज से वास्ता रखते हैं, कुछ ऐसा शब्द है, इफ यू अंडरस्टैंड दैट, तो आप यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं। अगेन ओला का जो टारगेट दिए थे पिछली बार के मूवमेंट में 42 एंड 44 हो गए वो, बट फिलहाल वापस से आपको 37 से 39 की रेंज में, 2 रुपए की ये रेंज है, परसेंटेज वाइज बड़ी है, उसको समझते हुए अगर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं लगभग 8% की इस रेंज में। इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट अ बिट आप कर सकते हैं। एक्सपोजर कम रख लीजिए, क्योंकि जब ये चलेगा तो परसेंटेज वाइज अच्छा रिटर्न आपको उसी में मिल जाएगा, ओवर एक्सपोज होने की जरूरत नहीं है। नाउ डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 29.50, 29 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फ्रॉम हियर 39 का वेट कर लीजिए कम से कम, लेकिन कम से कम आपको यहाँ पर 43 एंड 46 एंड देन 51, ये 3 टारगेट्स आपको आराम से ओला इलेक्ट्रिक्स में मिल सकते हैं। कितने समय लग सकता है इसको आपको समय कम से कम आप समझ के चले कि 4 महीने का समय आपको इसको देना पड़ेगा, यानी 1 क्वार्टर जो रिजल्ट अभी है और एक अगला क्वार्टर और रिजल्ट जो इसमें है, उससे पहले अगर हो जाए तो बढ़िया, लेकिन इतना समय मानकर चले। इट्स अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। चलिए ये बात जो है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के निकल के आई है। अच्छा, कई बार इतना प्रेशर रहता है, बैक टू बैक चीज़ें लगी रहती हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें मिस हो जाती हैं। आज हम अपने दर्शकों को लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं देना भूल गए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जो भी दर्शक हमारे जो है लोहड़ी मना रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये लोहड़ी आप सबके जीवन में खूब सारी खुशहाली लेकर के आए, यही हमारी तरफ से कामना है। कल बहुत लोग मकर से पूरे देश भर में नॉर्थ में खासतौर से मकर संक्रांति मनाएंगे, उसकी भी शुभकामनाएं अभी से और कल भी देंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात, कल या परसों कुछ लोग कल मना रहे हैं, कुछ लोग परसों मना रहे हैं। अंशुल जी आप थोड़ा सा मतलब ग्रहों पर मतलब नज़रें रखते हैं, मकर संक्रांति कब मनाई जा रही बनारस में, कुछ आइडिया है आपको? तो 14 को मनाई जा रही है। हाँ वही मेरे पास भी अपडेट वही है कि 14 के आसपास ही मनाई जा रही है। लेकिन ये जो मतलब शुभकामना संदेश हमने दिया है, इसका अभी थोड़ी देर पहले हमने, हाँ शुभकामना संदेश जो हमने दिया, जरा निफ्टी दिखा दीजिए, हरे में आ गई निफ्टी। पहले से पता होता तो पहले दे देते, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 6 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय आ गया है, तो ये मतलब जो है दोबारा 800 के नज़दीक जो है पहुंचने की कोशिश करता हुआ 5 अंकों की मजबूती। लेकिन ये देखिए अभी यहाँ लग रहा है अपडेट नहीं हुआ क्या, तो ये हरे में आ चुका है। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो है ऊपर नीचे चल रहा है, थोड़ा सा मामला गंभीर है। चलिए अभी असर होगा धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं और MCX पे राय जानना चाहेंगे अंशुल जी की। अंशुल जी बताइए MCX पे क्या करना चाहिए, और इधर हाल के दिनों में कई बार बातचीत हुई है, ये लगातार ट्रेंड में बना हुआ है, इस रैली को किस तरीके से प्ले किया जाए, या फिर रैली मिस हो गई है? आज भी 2.5-3% ऊपर, अब 2300 के आसपास आता हुआ, जिस तरीके से तूफ़ानी रफ्तार सोने चांदी और तमाम कमोडिटीज़ पे बनी हुई है, लगातार ट्रेडर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका व्यू क्या है MCX पर?
सर देखिए, बीएससी और मेरा 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन एमसीएक्स से उतनी ही मोहब्बत रही है। एमसीएक्स हमेशा ब्रेकआउट लेके टारगेट्स अचीव किया है, और लास्ट टाइम भी अपनी जब डिस्कशन हुई थी कि स्टॉक में स्प्लिट बोनस आया है, कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ है, लिक्विडिटी बढ़ी है, इसका प्रेशर तभी आना स्टार्ट होगा स्टॉक में जब 2176 टूटेगा। 2 दिन की पुल बैक में 2176 के आसपास आया, 20 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट हुआ और वहां से वापस से अपमूव बनना स्टार्ट हुई। एक रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई का रहेगा 2338, और जैसे वो निकलेगा 2500 की तरफ बढ़ जाएगा। हर कीमत पे 2176 आपका मैंडेटरी स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे ये जो स्प्लिट बोनस का एडजस्टमेंट आया है, लिक्विडिटी बढ़ी है, इसका डाइजेशन स्टार्ट होगा, उसमें फिर स्टॉक थोड़ा सा डाउनसाइड दिखा सकता है। तो जब तक 2176 नहीं टूट रहा है, व्यू इंटैक्ट है कि ऑल टाइम हाई 2338, और उसके ऊपर निकलता है तो 2500 जा सकता है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, इस पर जरा निगाहें रखिए एमसीएक्स के ऊपर। एक पीएसयू कंपनी है, उसको हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करें, अभी कर लेते हैं। ट्रेंड में लगातार इधर कुछ दिन में मैम ये शेयर मतलब यहाँ पे रिकमेंड भी हुआ, कई सारे एक्सपर्ट ने किया, फिर नीचे भी आया, फिर रिकवरी दिखा रहा है, वो है जीएमडीसी। आप देखिए इसमें क्या कुछ दम दिखाई दे रहा है जिस तरीके से ये रिकवर हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए? 571-72 पे चल रहा है, क्या ये दोबारा 600 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा? कैसे देख रही हैं? 535-40 के आसपास खरीदना है। इनफैक्ट जो लोग वापस जीएमडीसी के रिव्यू को हमारे सुन रहे होंगे, जब ये चल रहा था 630, 28, 25 इस रेंज में, दैट टाइम बड़ा ऑड लग रहा था लोगों को सुनने के लिए कि इतना कैसे गिर जाएगा। अभी तो ये 620-30 चल रहा है, तो दैट टाइम इस सेट की 550, 60, 70 के आसपास आएगा, वहां पर आप एक बार बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, एंड वहां वही रेंज कुछ दिनों तक ट्रेड होगी। सो अभी भी व्यू बदला नहीं है विपुल जी। अभी ये करेक्टिव मूव जो है, ये आपको 530 की एक रेंज समझे, और ऊपर की तरफ आप 580 की, ये 40-50 पॉइंट की जो रेंज है, इसी रेंज में अगले कुछ और दिन ये ट्रेड होते हुए आपको दिखता रहेगा। एंड इसके बाद एक अपसाइड के मूवमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड पॉजिटिव अबाउट कि ये नया हाई की तरफ निकलेगा, जिसमें कि कम से कम आपको 640 रुपए फर्स्ट टारगेट, एंड दूसरा टारगेट क्लोज टू आपको 735 रुपए का बहुत आसानी से मिल सकता है। जो नजरिया है वो 2 क्वार्टर्स का है, यानी आज से जून तक का आप नजरिया मान करके चले। तो उसमें स्टॉप लॉस जो है, इस स्टॉक का एक पैटर्न है, एक नेचर है कि 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ज्यादातर ये अपसाइड के मूवमेंट को कंटिन्यू करता है। सो इस स्टॉक का नेचर ही इसमें इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेंगे हम। तो जो आ रहा है लगभग 480 पर, तो 480 रुपए का स्टॉप लॉस, बाइंग जोन आपका 535 से 580 के बीच में, पहला टारगेट आपका 640 और 735, ये 2 टारगेट के लिए हम इसको धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। अगले 7-8 दिन में इसी रेंज में दिखेगा। सो आपके पास टाइम भी है, पेशेंस रखिए और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। प्रमोद जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी, एंड अंशुल जी आपके बोलने का तरीका बहुत पसंद आता है। तो अंशुल जी आपके बोलने का तरीका इनको बहुत पसंद आता है, और इनका सवाल अदानी एनर्जी सोल्यूशन पे, जिस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं। आप कार्यक्रम को दोबारा देखिएगा सर, कार्यक्रम समाप्ति के बाद, और शुरू में ही आपको जो है अदानी पर राय जो है अंशुल जी ने दी हुई है, और बहुत डिटेल में बातचीत की हुई है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लाख जी कह रहे हैं अंशुल जी ने आईपीओ के बारे में काफ़ी कुछ बताया, बस ये बताना और आवश्यक है कि लॉकिंग पीरियड पर क्या किया जाए। लॉकिंग पीरियड पर ही अप डाउन ज़्यादा होता है, मैं राय जानना चाहता हूं लॉक इन के बारे में। तो ये तो सर बड़ी महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने किया है। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं, उसके साथ ही इसका उत्तर दीजिएगा, क्योंकि जब जब 1 महीने का लॉक इन पीरियड होता है, अभी मीशो में हमने देखा 2 दिन लोअर सर्किट लग गए क्योंकि उसका लॉक इन पीरियड खुला हुआ था। उसके लिए भी कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्या? ये जब मेरे ख्याल से समझना चाह रहे होंगे, लेकिन मेरा जो प्रश्न आपके लिए है अभी के लिए, वो है पीवीआर आइनॉक्स पे। बैक टू बैक लगातार बहुत सारी फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और ख़ासतौर से धुरंधर के प्रदर्शन के बाद हमने देखा पीवीआर में एक जान आती हुई दिखाई दी है। आज अच्छी मजबूती भी है। क्या पीवीआर को प्ले करने की कोई कोशिश करनी चाहिए? आज 3-3.25% ऊपर, 1000 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ, आपका व्यू क्या है? क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ जा सकता है? सर देखिए, आईपीओ लॉक-इन के लिए तो वही स्ट्रेटेजी फॉलो होनी चाहिए कि जब तक ये पूरे आईपीओ बेस बनने का बेसिकली रीजन क्या है, ये सारे लॉक इन, पुराने फंसे हुए प्लेयर, कुछ और ओएफएस आना है, कुछ और चीज आनी है, जितनी तरह की सप्लाई आनी है,
अगर स्टॉक इनको एब्जॉर्ब कर पाया तो आईपीओ बेस बना लेगा, अगर नहीं कर पाया तो ओला का हाल हमने देखा और तमाम तरह के स्टॉक्स का हमने हाल देखा कि आईपीओ के बाद विक्रम सोलार हो गया, अभी एंथम बायो, कितनी बेहतरीन कंपनी है। मतलब एंथम बायो ऐसी कंपनी है जिसमें अगर आईपीओ बेस बनता है तो मैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में उसको ऐड करना पसंद करूंगा। तो कंपनी अच्छी है, अर्निंग्स अच्छी है, सब चीज अच्छी है। ये पूरा जो टेक्निकल प्रोसेस है कि पुराने इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर, लॉक इन पीरियड, ये सारी चीजें क्या स्टॉक डाइजेस्ट कर पाएगा? अगर उसका जवाब हाँ है तो आपको चार्ट पे दिखेगा आईपीओ बेस के तौर पे, अगर जवाब ना है तो वर्टिकल जैसे डाउन मूव आ रही है वैसी आती रहेगी। तो आई वुड वेट। मैं जब तक आईपीओ बेस नहीं बनता है, मैं इन तरह, देखिए हर आईपीओ के साथ अनंत संभावनाएं आती हैं, तो अनंत संभावनाओं में उसको आप कुछ को सही इंटरप्रेट करेंगे, कुछ को गलत इंटरप्रेट करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे सवाल क्या आता है? एट द एंड ऑफ द सवाल आता है कि मेरा पैसा लगा हुआ है। तो अगर मेरा पैसा लगा हुआ है तो अनसर्टेनिटी के दौर में मैं सबसे ज्यादा पसंद क्या करूंगा? सर्टेनिटी। बाजार तो रोज अनंत संभावनाएं दिखा रहा है, अनसर्टेनिटी खुली हुई है, तो मैं अपने पैसे पे सर्टेनिटी चाहूंगा। तो जैसे ही सर्टेनिटी मिलेगी कि आईपीओ बेस बन गया है, अब इसका ब्रेकआउट आ रहा है, तो मैं एक छोटे सी स्टॉप लॉस के साथ अपनी कैपिटल का रिस्क पे लगाऊंगा, क्योंकि मैं बोल के चला जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। 10 आईपीओ पे बोल के जाऊंगा, पैसा शायद एक आध में ही लगाऊंगा, लेकिन बाकी 9 में तो पैसा आपका लगना है। तो पहले सर्टेनिटी का तो वेट कीजिए कि अनसर्टेन बाजार में कोई एक चीज सर्टेन हो जाए, तब उसके बाद किया कीजिए। तो ये हर आईपीओ के साथ ये सवाल जवाब आएंगे कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, ओएफएस का प्रमोटर माल बेच रहा है कि अदर इन्वेस्टर, इस सब चीज हर आईपीओ में 19-20 बदलती रहेगी। जो नहीं बदली और 10 देशों में नहीं बदली वो था आईपीओ ट्रेड करने का तरीका। तो आई वुड स्टिक विद दैट। अब आ जाए लेंस पीवीआर पे। पीवीआर में 3 हफ्ते के लो स्वीप हो रहे हैं, वीकली पे हैमर टाइप ऑफ कैंडल है। अब प्रॉब्लम ये है कि 10, 20, 50 डेली और वीकली मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे हैं, तो पुल बैक जब उनमें आएगी सेलिंग प्रेशर आएगा। 1065 से लेके 1105 ये आपकी 20 वीक मूविंग एवरेज से 50 वीक मूविंग एवरेज की स्प्रेड है। इस स्प्रेड में ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करेगी, तो यहां से अगर लॉन्ग कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से वॉल्यूम ठीक आ रहा है। तो 1065 से 1105 के बीच में प्रॉफिट बुक करने के लिए भी रेडी रहिएगा। और अगर यहां पे ले रहे हैं तो जो इमीडिएट स्विंग लो बना है 960, इसका स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप 1 मिनट दें तो मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल समझाइए। 1018 में या 1015 में ले रहे हैं, अब स्टॉप लॉस कितना है आपका? 1015 में बाई किया, 960 का स्टॉप लॉस है, 55 रुपए की आपकी रिस्क है। 1015 में बाई कर रहा है, पहला ही रेजिस्टेंस 1065 पे, यानी 50 रुपए ऊपर ही आपका पहला रेजिस्टेंस है। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं आ रहा है। तो कितना अच्छा चार्ट पैटर्न है, वॉल्यूम कितने अच्छे हैं। क्या मैं इसको करूंगा? मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी रिस्क 55 रुपए की आ रही है, पहला ही रिवॉर्ड केवल 50 रुपए का है। 1:1 भी नहीं बैठ रहा है, मेरे को तो 1:2 चाहिए होता था। तो सब चीज अच्छे होते हुए भी रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं करूंगा। तो ये अंतर होता है एक एनालिस्ट और एक ट्रेडर के बीच में। एज एन एनालिस्ट मैं इसमें फटाक से बाई कॉल दे दूंगा, क्योंकि 1065 पे मेरा टारगेट अचीव होगा, मेरी एक्सेल में एक प्रॉफिट चली जाएगी कि मैंने एक टारगेट अचीव कराया। बीइंग अ ट्रेडर मेरी कैपिटल रिस्क पर लगी है, 55 रुपए की रिस्क लेके क्या 50 रुपए प्रॉफिट के लिए मैं प्ले करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये एक एनालिस्ट और ट्रेडर के बीच में अंतर है। तभी बीइंग अ ट्रेडर मैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में जाता हूं कि मेरे को एक भी वजह मिलती है ट्रेड ना करने की, मैं नहीं करता हूं। जब तक एक भी वजह ऐसी ना हो कि इसमें ट्रेड ना लिया जाए, तब जाके ट्रेड लेना चाहिए, और उसमें भी आप 50-60% ही सही रहेंगे। तो अगर 1:2 नहीं मेंटेन किए हैं तो प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है आपका। ये बात है। 11 बज गए हैं तो सर को जाना होगा। तो अंशुल जी थैंक यू, बहुत डिटेल में आपने समझाया चीज़ों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से आप देना चाहेंगे तो? सर जितने भी स्टॉक डिस्कस किए हैं, जो सलाह आपको दी है वही बाकी लोगों को भी दी है। बाकी मेरे स्टॉक शायद डिस्कस नहीं हुए हैं, तो उस पर कोई डिस्क्लेमर देने की जरूरत ऐसा है नहीं। ठीक है। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को सबको बता दें कि 11 बज गए हैं। 11 बजे हमारा सेगमेंट अपलोड हो गया है अंशुल जी के साथ। वो आप देखिए फटाफट जा करके, धमाकेदार सब्सक्रिप्शन कितना मिलेगा लिस्टिंग गेन, 11 बजे ही अपलोड हो गया, 1 मिनट हुआ है, तो इसको आप जा करके देख सकते हैं। अंशुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये जो सेगमेंट है इसको हम अगले 1 से 2 मिनट में ख़त्म करने वाले हैं। ये सेगमेंट 11:30 बजे अपलोड हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ अभी अम्बाला जी हैं। अम्बाला मैम, हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि आप तो वोडाफोन को भूल ही गए,
मतलब कभी कदार थोड़ा सी बात कर लीजिए। तो मैम आप 11 रुपये पे आ गया है, क्या टिप्पणी रहेगी? इस सेगमेंट को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है। मतलब अब थोड़ा सा पिटता हुआ कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, और जिनके पास ऊपर के लेवल पे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी वोडाफोन आइडिया को लेकर के? 10 से 10:30 के बीच में ही एंट्री करनी है। जब 12 पे आया था तब बोला था कि अभी महंगा नहीं खरीदना है, इसीलिए बात नहीं हो रही है क्योंकि वो रेंज अभी आई नहीं है। सो वेट फॉर 10 to 10.50 रेंज बिफोर फ्रेश एंट्री, एंड एट दैट टाइम ऑल्सो आपका जो स्टॉप लॉस है इट शुड बी 9.30 यानी 9 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस। 12, 13, 14 ये टारगेट है आपके। तो वही स्टेटमेंट अभी भी, उसको आप चाहे तो नोट डाउन करके रख सकते हैं, ताकि या फिर प्राइस अलर्ट लगाइए एक्चुअली नोट्स के साथ में, तो आपको पता है कि करना क्या है जब वो प्राइस रेंज आए। एंड एक दो ट्रेड्स और है अगर मौका है तो। हाँ बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, उसको इसी में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद से हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ गए, उनको भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। बताइए मैम क्या ट्रेड है? पहले प्रशांत सर को नमस्ते, पहले नमस्कार कर लेते हैं। प्रशांत सर दिख गए स्क्रीन पर। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी सर आप इस साल पे मिले नहीं हैं, तो आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, और आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सेम टू यू एंड सेम टू द अदर गेस्ट आल्सो। थैंक यू। अजय मैम अपना जो है आप ट्रेड बता दीजिए जी। ऑयल कंट्री टेबुलर लिमिटेड एक कंपनी है जो कि अभी ऑयल कंट्री, जी जी हाँ, ठीक जी, ऑयल कंट्री टेबुलर लिमिटेड जो कि अभी 57.86 पर है। सो थोड़ी बहुत देर के बाद में इट इज लाइकली कि आपको 57 रुपए 50 पैसे के आसपास दिखे अगर, तो वहां पर एक बार एंट्री बना सकते हैं फॉर दी टारगेट्स, जिसमें कि हमारे लिए जो एक पहला टारगेट इंट्राडे का टारगेट होगा वो 62.50 का बनता है। लेकिन अगर आप इसको स्विंग के हिसाब से देखें तो 70 रुपीज तक का ये टारगेट आपको दे सकता है। इसमें स्टॉप लॉस जो है इंट्राडे लो ही हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इट्स अ कॉन्ट्रा ट्रेड, तो रिस्क एक्सपोजर कम रखिए, एंड जो स्टॉप लॉस है वो 52.50 का मेंटेन करके हम इस ट्रेड को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो पोटेंशियल अगर मैं बोलूं कि कितनी है, तो 1:2 के आसपास का सेकंड टारगेट के पास आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल भी जाएगा। सो मेरे हिसाब से एक मोमेंटम ट्रेड यहाँ पर बनता है, जिसका जो नजरिया है आप एक हफ्ते का मैक्सिमम नजरिया इसको लेकर के चले। स्विंग ट्रेड पोर्टफोलियो सजेशन नहीं है ये। यहाँ पर जो है स्विंग ट्रेड के लिए 62 रुपए 50 पैसे ये पहला टारगेट है आपका, और उसके बाद आप कह रही हैं कि ये 70 रुपए तक जा सकता है। 70 रुपए के लिए मैम कितने दिन के लिए? एक हफ्ते में ही? 10 दिन मैक्स, हफ्ते 10 दिन मैक्सिमम 70 रुपए तक, यानी यहाँ से 10-12 रुपए ऊपर तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। अच्छा मोमेंटम है, 11% के आसपास की तेज़ी है, लेकिन मैम का मानना ये है, अंबाला जी का, ये तेज़ी अभी थमेगी नहीं। और कल हमने देखा था IFCI में भी शुरुआती सुस्ती के बाद शानदार रिकवरी जो है आती हुई दिखाई दी। तो क्या इसी तरह का मोमेंटम ऑयल कंट्री ट्रिबलर में देखने को मिलेगा? इस पर निगाहें हमारी लगी हुई हैं। अभी फिलहाल करीब 11% ऊपर 58 का भाव देखने को मिल रहा है। 52 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके 62 रुपये पहला टारगेट, 62 रुपये 50 पैसे पहला टारगेट, और उसके बाद से यहाँ पर 62 रुपये 50 पैसे के लिए जो टारगेट दिए गए वो इंट्राडे के लिए हैं, और 70 रुपये तक के टारगेट आपको हफ्ते 10 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो इस नज़रिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह अंबाला जी की तरफ से यहाँ पर दी गई है। मैम एक ग्रो पर आप अपनी राय अपनी, और कोई ट्रेड तो नहीं है मैम ना? नहीं, फिलहाल नहीं। हाँ, तो एक ग्रुप पे अपना राय दे दीजिए। इस सेगमेंट को यहीं पे करेंगे समाप्त। इसके ग्रुप, हाँ, ग्रो में अभी भी जो व्यू है वो बुलिश ही है विपुल जी। और रही बात कि इसमें जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन क्या रखे, तो टारगेट 185, 210, 240 का एक स्लैब, 3 टारगेट्स मुझे दिखते हैं जो कि फेजेस में हमको अचीव होने के लिए दिख जाएंगे। सो जो भी है वो बने रहे। रही बात बाइंग करे कि नहीं, 140 से 160 की रेंज के आसपास ही है तो बाय बनता है। स्टॉप लॉस यू शुड नो कि इसका स्टॉप लॉस जो है वो 130 है, और स्टॉप टारगेट के हिसाब से देख लीजिए स्टॉप लॉस वही है 130, टारगेट पहला टारगेट 185 है। तो उसके हिसाब से आप इसको अभी भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। एंड मीशो के कंपैरिजन में मुझे ग्रो ज्यादा बेटर लगता है, तो जो लोग मीशो वाले हैं वो भी चाहें तो देख सकते हैं। मीशो वालों को क्या बोला आपने? मीशो वाले ग्रो को देख सकते हैं। मीशो वाले ग्रो को देख सकते हैं। इस बीच ऑयल कंट्री टेबुलर जो है 13.5% ऊपर हो गया, 59.28, और अब 60 के आसपास। ओ माय गॉड, अब 60 रुपए के आसपास। अभी ये थोड़ी देर में रिफ्रेश होकर के आएगा। अब जो है 15.25% ऊपर। तो ये रफ्तार यहाँ पर काफ़ी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। 62-50 का टारगेट
हाँ मोस्ट लाइकली है कि क्योंकि बॉटम बाइंग हो रही है। देखिए हमेशा ऐसे होता है, ज्यादातर ऐसे होता है, हमेशा नहीं, लेकिन जब आप एक लो रिस्क पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड, दैट आई प्रेफर एक्चुअली, लेकिन आप लो रिस्क पर अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड बॉटम बाइंग करने की कोशिश करें, हर बार सही नहीं होंगे, लेकिन जब जब होंगे वो बढ़िया रिटर्न आपको देकर के जाता है। सो इसीलिए आप देखते हैं कि जो परसेंटेज वाइज जो हमको रिटर्न मिल पाता है रिकमेंडेशंस में, वो इसीलिए बेटर रहता है ऑयल मोस्ट ऑफ द कंट्री केसेस ट्रेवलर, में। क्या मतलब धुआंधार रफ्तार आती हुई अब 61 रुपये 30 पैसे, 17% ऊपर। बहुत शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो है यहाँ पे निगाहें रखिए, और जैसे कोई टारगेट अचीव होता है या और तेज़ी और यहाँ से फिसलेगा तो भी हम स्क्रीन पर लेके आएंगे। बाकी टारगेट स्टॉप लॉस में कोई परिवर्तन अगर हमारी जो है एक्सपर्ट करते हैं तो भी हम स्क्रीन पर लेके आएंगे। फिलहाल के लिए 61 रुपये 30 पैसे, 17% ऊपर ऑयल कंट्री ट्रेवलर जो है वो ट्रेड करता हुआ। तो अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 6180 का भी हाई लगाया है, और तो लगातार तेज़ी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।